नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी विधानसभा चुनावों के बाद यूपी बीजेपी गठबंधन में पड़ी फूट की, बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल की। जानेंगे बिहार में बीजेपी से कैसे बदला ले रहे हैं नीतीश कुमार, असम में कांग्रेस के खिलाफ कैसे रची जा रही है साजिश। बात करेंगे पंजाब मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे की, कांग्रेस को चुनौती देने वाले G23 के कमजोर पड़ने की, और बुलेटिन के आखिर में बात नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलती यूपी सरकार की पोल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड के सीएम फेस का हुआ ऐलान, पुष्कर सिंह धामी ही होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला, खटीमा विधानसभा से चुनाव हार गए थे पुष्कर सिंह धामी। एन वीरेंद्र सिंह ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, लगातार दूसरी बार बने मणिपुर के सीएम, राज्यपाल एल गणेशन ने दिलाई शपथ। सीडीएस विपिन रावत और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को मिला पद्म पुरस्कार, राष्ट्रपति कोविंद ने किया सम्मानित। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 571 अंक से फिसलकर 57,292 पर हुआ बंद, निफ्टी 169 अंक से फिसलकर 17,117 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। योगी का सीएम बनना तय माना जा रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंस गया है। इसके साथ ही बीजेपी के सहयोगी दल भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। सहयोगियों की नाराजगी के बीच बीजेपी के एक फैसले से एनडीए बिखरता दिख रहा है। तो क्यों यूपी में सरकार बनने से पहले ही बिखरता दिख रहा है एनडीए? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के बाद अब एमएलसी चुनावों ने हलचल बढ़ा रखी है। राज्य में 36 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, ये इसी से समझा जा सकता है कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में विधान परिषद में सपा के पास बहुमत रहा। अब बीजेपी एमएलसी चुनावों में अपनी सीट बढ़ाकर विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश उसके सहयोगियों पर ही भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने सभी 36 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने एमएलसी चुनावों में अपने सहयोगियों को एक भी सीट नहीं दी है, जिसके बाद बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी नाराज दिखाई दे रही हैं। ये दोनों ही दल 2-2 सीटों की मांग कर रहे थे। अब तक इस बात के संकेत भी मिल रहे थे कि बीजेपी 2 से 3 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। बीजेपी ने 36 में से 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया था, और आज जैसे ही बची 6 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया, उसके बाद से ही बीजेपी के सहयोगियों में नाराजगी दिख रही है, जिसे देखकर गठबंधन में दरार के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी इन दलों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे सहयोगी दलों का गुस्सा बढ़ रहा है। दरअसल पार्टी ने सिर्फ एमएलसी चुनावों में ही दोनों दलों को नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि योगी सरकार में भी उन्हें किनारे करने की कोशिश हो रही है। चुनाव के नतीजे आए हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यूपी में न तो सीएम का शपथ ग्रहण हो सका है, न ही मंत्रिमंडल विस्तार। योगी के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि कैबिनेट में इन दलों को सिर्फ एक ही पद दिया जाएगा, जबकि अपना दल और निषाद पार्टी 2-2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। चुनाव में सहयोगियों को जगह नहीं, सरकार में भी जगह को लेकर संशय है। बीजेपी अपने सहयोगियों को आंख दिखा रही है, तो उसके विधायक क्षेत्र की जनता को आंख दिखा रहे हैं। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक जनता को खुलेआम धमका रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। तो अचानक कैसे बदल गए बीजेपी नेताओं के बोल? देखिए ये रिपोर्ट। 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। नतीजे आने के बाद चुनाव जीते बीजेपी उम्मीदवारों के तेवर अब पूरी तरह से बदल गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से माफी मांग रहे बीजेपी उम्मीदवार अब लोगों को सबक सिखाने की बातें कर रहे हैं। जनता के बीच पहुंच रहे नेताजी की जुबान कभी अफसरों को धमकी दे रही है, तो कभी उनके निशाने पर अपने ही क्षेत्र की जनता आ जाती है। ऐसा ही एक मामला यूपी के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ विधानसभा से सामने आया है, जहां बीजेपी विधायक दिनेश रावत जनता को धमकाते दिख रहे हैं। वोट नहीं देने पर काम न करने की धमकी दे रहे हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक दिनेश रावत ने कहा कि जिन्होंने हमारा समर्थन किया है उनका स्वागत है, जिन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया कृपया करके वो हमारे पास किसी काम के लिए ना आए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को वोट देने के बाद ही हमारे पास आए, तब उनका स्वागत और अभिनंदन भी होगा।
बीजेपी नेता का कहना है कि इस बार जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया वो उनका काम नहीं करेंगे। बीजेपी विधायक का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद बीजेपी नेता विपक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं। सपा नेताओं का कहना है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी चुनाव के बाद वोट देने वालों का ही साथ और वोट देने वालों का ही विकास की बात करती है। आपको बता दें कि हैदरगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश रावत ने सपा के राम मगन को 25,691 वोटों से हराया है। यूपी में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, इसलिए उसे सहयोगियों की चिंता नहीं है। सरकार 5 साल के लिए बनी है, इसीलिए उसके विधायकों को जनता की चिंता नहीं दिख रही है। बीजेपी का सहयोगियों और जनता के प्रति बदलता रुख यूपी ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी सहयोगियों की परेशानी बन रहा है। बिहार में तो बीजेपी की रणनीति के चलते एनडीए ही मुश्किल में फंस गया है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बिहार में एनडीए का हिस्सा है। नीतीश सरकार में सहनी मंत्री हैं। इस गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि वीआईपी सबसे छोटी पार्टी। लेकिन बिहार एनडीए में शामिल सबसे छोटी पार्टी ही बीजेपी की चुनौती बनी हुई है। वीआईपी और बीजेपी के बीच बिहार में तकरार तेज होती जा रही है। खुद को सन ऑफ मल्ला कहने वाले मुकेश सहनी किस ओर हैं, ये सवाल बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। सहनी पीएम के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। नीतीश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन से जब सहनी की नाराजगी पर सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सहनी नाराज कहाँ हैं, वो तो सभी की तारीफ कर रहे हैं। वो लालू राबड़ी की तारीफ कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की तारीफ करते हैं, कभी कभी एनडीए नेताओं की भी तारीफ कर देते हैं। दरअसल बिहार में जो विवाद शुरू हुआ है वो मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा सीट को लेकर है। इस सीट पर मुसाफिर पासवान वीआईपी के टिकट पर यहां चुनाव जीते थे। उनके निधन के बाद अब बोचहां सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वीआईपी की ओर से मुसाफिर पासवान के पुत्र को उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी के फैसले से मुकेश सहनी तो नाराज दिखाई दे ही रहे हैं। हम अध्यक्ष जितन राम मांझी ने भी बीजेपी के फैसले को गलत बताया है। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर सहनी ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। दोनों के बीच लंबी बैठक चली। नीतीश ने सहनी को क्या आश्वासन दिया ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार सहनी के प्रति नरम रुख दिखा रहे हैं, उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने बीजेपी का तो सहयोग किया, लेकिन जेडीयू को जमकर नुकसान पहुंचाया, उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को ढूंढ लिया है। बिहार में हो रहे एमएलसी चुनावों में भी इसकी झलक दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वहां वीआईपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ वीआईपी के उम्मीदवार भी मैदान में उतर गए हैं। बिहार में बीजेपी पर उसका ही दांव आजमाने की कोशिश जेडीयू कर रही है। अगर जेडीयू का दांव सफल रहा तो बीजेपी को बड़ा नुकसान तय है, लेकिन बीजेपी की नजर सहयोगियों के साथ किसी दल पर सबसे ज्यादा लगी रहती है तो वो है कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा दावा किया है जिससे कांग्रेस की चिंता बढ़ती दिख रही है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की नजरें राज्यसभा चुनावों पर हैं। देश के 6 राज्यों में राज्यसभा की 13 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें से 2 सीटें असम की हैं। आमतौर पर राज्यसभा सीटों के लिए निर्विरोध चुनाव हो जाता है और जिन 13 सीटों पर अभी चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान किया है, उसमें असम को छोड़ सभी जगह निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। लेकिन असम में 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में आने के कारण मतदान तय हो गया है। असम के अलावा पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा में राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 1 साल पहले 2021 में हुए चुनावों में बीजेपी गठबंधन के हिस्से में 76 और कांग्रेस गठबंधन के हिस्से में 49 सीटें आई थी। बाद में कांग्रेस गठबंधन के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी गठबंधन के विधायकों की संख्या अब 79 है और कांग्रेस के पास 46। असम में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 43 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन आसानी से 1-1 सीट जीत सकता है, लेकिन बीजेपी गठबंधन ने यहां 2 उम्मीदवार उतार दिए हैं। यदि क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो बीजेपी गठबंधन के 1 उम्मीदवार की हार तय है। लेकिन असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मतदान से पहले एक बयान देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि दूसरे राज्यों की तरह असम में भी बीजेपी धनबल के सहारे विपक्षी विधायकों को तोड़ने में जुट गई है। असम के सीएम ने कहा कि कांग्रेस को नहीं पता कि उनके कितने विधायक भाजपा में शामिल होने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार पार्टी में जारी व्हिप का पालन करने के लिए
लिए बाध्य नहीं है। इस गणना के हिसाब से हमें दोनों सीटें हासिल करने में सफलता मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी खरीद फरोख्त करने के मामले में सबसे आगे रहती है। ऐसे में असम के सीएम के इस बयान से असम में विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका पैदा हो गई है। असम में राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान तय हो गया है। असम के सीएम के बयान के बाद अब कांग्रेस को अपने विधायकों की खरीद फरोख्त की चिंता दिख रही है। विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के चलते कांग्रेस पहले ही मुश्किल में है। चुनावों में उसके हाथ से पंजाब की सत्ता खिसक गई। पंजाब में सरकार आपकी है और आज पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया। तो किसे मिला कौन सा विभाग, देखिए ये रिपोर्ट। 16 मार्च को भगवंत मान ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो 19 मार्च को नए नवेले सीएम भगवंत मान की नई कैबिनेट भी बना दी गई। मान की कैबिनेट में 10 मंत्री शामिल हैं। इन मंत्रियों की शनिवार शाम हुई बैठक में जनता से किए अपने पहले वादे को पूरा किया गया। सीएम भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 25,000 सरकारी नौकरी निकालने का फैसला लिया। ये नौकरियां 1 महीने के अंदर निकाली जाएंगी। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने काफी सोच विचार के बाद शपथ लेने वाले मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित किए हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान प्रचार में शिक्षा और स्वास्थ्य को बड़ा मुद्दा उठाया था। आपने मीत हायर को शिक्षा मंत्रालय और डॉक्टर विजय सिंगला को स्वास्थ्य विभाग दिया है। वहीं सीएम भगवंत मान ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा है। भगवंत मान मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय, हरपाल चीमा वित्त मंत्रालय, मीत हायर शिक्षा मंत्रालय, डॉक्टर विजय सिंगला स्वास्थ्य मंत्रालय, हरजोत बैंस कानून और टूरिज्म मंत्रालय, डॉक्टर बलजीत कौर सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, हरभजन सिंह बिजली मंत्रालय, लालचंद फूड और सप्लाई मंत्रालय, कुलदीप सिंह धालीवाल ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, लालजीत सिंह भुल्लर परिवहन मंत्रालय, ब्रह्मशंकर को पानी के आपदा मंत्रालय भी सौंपा गया है। पंजाब में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में 18 सदस्य शामिल हो सकते हैं। भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल में 10 मंत्रियों को शामिल किया है। मान ने अभी मंत्रिमंडल छोटा रखा है, हालांकि आने वाले दिनों में मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है। पंजाब में तो सरकार बन गई, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन जहां बीजेपी जीती वहां कब तक सरकार बनेगी, इस पर सवाल है। सवाल कांग्रेस के अंदर भी उठ रहे हैं, खासतौर पर चुनावों से मिली हार को लेकर। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद अचानक जी23 चर्चाओं में आ गया था, लेकिन जैसे ही जी23 में फूट की खबरें आई, इसके नेता गुलाम नबी आजाद ने भी हथियार डालने के संकेत दे दिए। तो क्या कहा है आजाद ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सुर्खियों की वजह है उनका राजनीति से संन्यास लेने का संकेत देना। एक कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद ने जो कहा, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कभी भी राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। आजाद ने कहा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अचानक से किसी दिन आपको पता चले कि मैं संन्यास ले चुका हूँ और समाज सेवा करने लगा हूँ। हमको समाज में बदलाव लाना है। इसके आगे उन्होंने कहा कि पार्टी में प्रेसिडेंट की जगह खाली नहीं है। जब चुनाव होगा तो नेता तय करेंगे कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। कल तक बागी और तल्ख तेवर रखने वाले आजाद अब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आगे घुटने टेकते दिख रहे हैं। उनके बयान से साफ है कि जब तक कांग्रेस आला कमान चाहेंगी वो राजनीति करेंगे। दरअसल अभी तक आजाद अपने तेवरों से पार्टी की चिंता बढ़ा रहे थे। कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व को चुनौती देने वाले जिस G23 का गठन हुआ है, उसका नेता आजाद को ही माना जाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात नीति आयोग की रिपोर्ट की। यूपी में 5 साल बाद एक बार फिर योगी सरकार कामकाज संभालने की तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि 5 साल से उनके कार्यकाल में यूपी में सबसे ज्यादा विकास हुआ, लेकिन योगी के दावे की पोल नीति आयोग ने ही खोल दी है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यूपी को गरीबी की ओर धकेलने का काम किया है, ये दावा करती है नीति आयोग की रिपोर्ट। हाल ही में नीति आयोग ने अपनी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे निर्धन राज्यों में शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जहां 37.79% लोग गरीब हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर कहा कि गरीबी सूचकांक रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की सबसे खराब स्थिति को लेकर राज्य के बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार जिम्मेदार है। अखिलेश ने ट्वीट किया,
बीजेपी के राज में उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब 3 राज्यों में शामिल है। सबसे अधिक कुपोषण में राज्य तीसरे स्थान पर है तथा बाल और किशोर मृत्यु दर की श्रेणी में राज्य की स्थिति पूरे देश में सबसे खराब है। ये बीजेपी सरकार की नाकामी के तमगे हैं। जहां अब तक योगी आदित्यनाथ पिछली सरकारों की नाकामियों को उजागर करते थे, अब योगी सरकार की नाकामियां भी जनता के सामने खुलकर उजागर हो रही हैं। इससे पहले भी कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े सामने रखते हुए यूपी की बीजेपी सरकार को घेरा था। चिदम्बरम ने दावा किया था कि यूपी पर 6,62,091 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 40% योगी सरकार की देन है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।